हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हमारे पास 6 मार्कर और 4 मार्कर में एक क्वेश्चन मोस्टली आता है। 99% केसेस में अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठाकर देखेंगे तो मोस्टली पेपर्स में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हमने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हम x और y की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, चाहे वो 2 वेरिएबल्स में हो चाहे वो 3 वेरिएबल्स में हो। मेथड का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मार्टिन्स मेथड। मार्टिन्स मेथड। एक और मेथड भी होता है बट वो पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था सीबीएसई में, अब सिलेबस में नहीं है। बट हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखिए कि आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। मैंने यहाँ पर एक 3 वेरिएबल इक्वेशन ले ली है, 2 वेरिएबल में भी आ सकती है। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने 2 वर्ड पढ़े थे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मैं उन 2 वर्ड्स के बारे में पहले डिस्कस करूंगा। 2 वर्ड हमने क्या पढ़े थे? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको पता होगा। वर्ड का मतलब क्या है कि हम जो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स वाई जेड की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर एक्स वाई जेड की कोई भी वैलिड वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। बट इसका यूज़ हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए टॉपिक है दैट बाय मैट्रिक्स मेथड, दैट मीन्स हमें इसके अंदर मैट्रिक्स यूज करनी है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इस फॉर्मेट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे? लेट्स सी, वी कैन राइट दीज इक्वेशंस एज, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं। जो मेरे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनको मैं मैट्रिक्स में लिख रहा हूं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। जो इसके साथ मेरे पास वेरिएबल है मैं उसको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, दैट इज x y z इज इक्वल्स टू जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, d1 d2 एंड d3। बच्चे कहते हैं सर कैसे लिख दिया है? मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूं कि आपको पता है कि मैंने ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखी है, दैट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है अगेन कि मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं। मल्टीप्लाई का रूल क्या था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है या नहीं। अगर है तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देख सकते हो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो आपको पता है रोज टू कॉलम, ये करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने इसको इससे कैसे लिखा है। मल्टीप्लाई अगर करूँगा देखो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z, सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर क्या है? 3/1 एंड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? d1 d2 d3, दिस इज ऑल्सो 3/1। व्हेन ऑर्डर्स आर सेम एंड दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल यू कैन कंसिडर दिस एज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। दैट मीन्स हम इस इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। इज इट ओके? चलिए तो अब मैं इसको वापस हटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या करना है, आपने ये जो मैट्रिक्स बनाई है इक्वेशन से, इसको आप एज्यूम करेंगे A। जो हमें निकालना है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं X, एंड जो मेरे पास इज इक्वल टू में जो मेरे पास मैट्रिक्स निकल के आई है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं B। अब ध्यान से देखिए, इसको मैंने एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया है A, इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया है X एंड इसको एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया है B। अकॉर्डिंगली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की, दैट मीन्स इस x की वैल्यू निकालनी है।
अब x की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं a को उधर ले जाऊंगा दैट मीन्स डिवाइड होएगा तो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूँ, a इनवर्स इंटू बी। बहुत ध्यान से समझिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर हमने a इनवर्स b लिख दिया है, वाई कांट वी राइट दिस एज b इंटू a इनवर्स। क्वेश्चन अराइजेस अगेन, हमें वो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के इक्वल आएगा। जब आप इस चीज को चेक करेंगे तो ये चीज वैलिड नहीं आएगी, तो हम सिर्फ यही लिख पाएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास इनवर्स निकल कर आएगा वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स आएगा, एंड ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x1 में, तभी ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ, देखो इसका ऑर्डर 3x1 एंड इसके साथ अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूँ जिसका ऑर्डर है 3x3, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात भी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से। ए इनवर्स निकालना आपको ऑलरेडी आता है क्या, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको ऑलरेडी आता है, इंटू मैट्रिक्स बी। क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मेट निकल के आएगा, इस फॉर्मेट में जो कि हमारे पास आएगा 3/1, वहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, XYZ की। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें बताना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स XYZ की कोई वैलिड वैल्यू आ रही है। अब वैलिड वैल्यू कैसे आएगी कि जब हमारे पास A इनवर्स पॉसिबल हो। अब A इनवर्स पॉसिबल कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन ओनली ए इनवर्स पॉसिबल। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब यहां पर क्या आएगा कि डिटर्मिनेंट अगर ऑफ हमारे पास ए का नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। अब सेम प्लेस पर बात आती है इनकंसिस्टेंट की, कि ए इनवर्स वैलिड नहीं होगा। सपोज करो अगर ए इनवर्स ही वैलिड नहीं है तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा। जब ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा तो आपके पास सॉल्यूशन कैसे निकल पाएगा XYZ का। चलिए सेम प्लेस पर बात आती है इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ए इनवर्स इनवैलिड है। इनवैलिड कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी कैन से ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी आपके पास दो केसेस बनते हैं। आपको याद होगा कि लाइन्स कैन बी पैरेलल, लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एंड लाइन्स कैन बी ऑन ईच अदर, लाइन्स कैन बी ऑन ईच अदर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, इफ एडजॉइंट ऑफ ए, ऑलरेडी आप एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालोगे, इंटू बी अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन यू वुड बी राइटिंग दैट इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का यहां पर मतलब वही है कि वैल्यू वैलिड ही नहीं होगी। सेम दूसरा केस यहां पर क्या बनेगा, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर अब दो स्टेटमेंट निकल के आती हैं। कंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब कंसिस्टेंट का यहां पर मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, और वी कैन से सो मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इस केस में आएगी, so many solution, और we can say no solution as well। दोनों स्टेटमेंट हम इस क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर तीन केसेस हो गए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एंड कंसिस्टेंट में आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यू कैन पेन डाउन। चलिए थोड़ा सा एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है कि हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास सेम उसी मेथड में तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। इन तीन इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, ध्यान से देखिए, 1 -1 2 3 4
-5 2 -1 3 x y z इज इक्वल्स टू 7 -5 12। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब करना क्या है, उसी पैटर्न में जैसे मैंने क्या करा था पहले कि इसको a एज्यूम किया, इसको x एज्यूम किया एंड इसको b एज्यूम किया। देखो स्टेटमेंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा वी मे राइट दीज इक्वेशंस एज फॉलोज। अब हमें वैल्यू निकालनी है इस x की। जब a उधर जाएगा तो डिवाइड होएगा, आई कैन राइट इट एज a इनवर्स इंटू b। अब हम क्या लिखेंगे, स्पेशली a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। दैट मीन्स सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, किस तरीके से निकालूंगा, 1 एज इट इज। अब 1 के साथ जो रो और कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 3 12, लिख दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 -5 -1 3 माइनस एक साइड होता है कि अगर जाएंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया है यहाँ पर +1। अभी इस 1 के साथ जो रो और कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, क्या बच गया 3 -5 2 3 3 -5 2 3। अभी कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी प्लस कैसे लिया है। आपको याद होगा कि हम इसके लिए साइन कन्वेंशन लेते हैं किस तरीके से, इस तरीके से, प्लस का 1 मैंने वहाँ ले लिया, माइनस माइनस +1, फिर अगेन +2। ध्यान से देखिए +2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बचा 3 4 2 -1। लिख दीजिए 3 4 2 -1 लिखते हैं। 1 3 4 12, इधर जाएंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लेना होता है, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक्स्ट्रा कितना हो गया -5 प्लस 1 3 3 9, माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और लेना, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 +2 -3, इधर जाएंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लेना है, 4 2 8, 12 -5 7 प्लस 19 2 -11, तो कितना हो गया -22। देख सकते हो कितना हो गया, 19 + 7 दैट इज 26 -22 दैट इज इक्वल्स टू 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वील हैव टू राइट कंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जब हमारे पास ये आ गया है, उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर्स की। जरा निकालते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। 4 3 12 12 -5 दैट इज 7। C12 ध्यान से देखिए, C12 में मैं अब क्या करूँगा कि मेरे पास मैंने इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, 5 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 + 10 दैट इज 19, बट एक साइन मैं अपनी तरफ से लेता हूँ दैट इज -19। ध्यान से समझिएगा। C13, अब C13 जब देखूंगा तो कितना हो गया -3 प्लस, बट इधर जाएंगे तो एक साइन माइनस का लेते हैं, -3 -8 कितना हो गया -11। सिमिलरली C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बच गया -3 -+ 2, लिख देता हूँ -3 -+ 2 कितना आया -1, बट हम लिखेंगे क्या +1। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जब भी ओड है तो हम साइन अपनी तरफ से चेंज करेंगे एट द एंड, जिसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 1 3 -2 2 4, 3 - 4 कितना हो गया -1। सिमिलरली C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 +2 लिख सकते हैं ध्यान से, -1 + 2 कितना हो गया 1, लेकिन हम लिखेंगे क्या -1। सिमिलरली हमें निकालना है C31। मैंने ऑलरेडी आपको इसके लिए इजी मेथड बताया था कि इधर वाले में कोई साइन चेंज नहीं करना है, जो आप उधर लिख रहे हैं उसको आप चेंज करेंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ। C31 -5, इधर जाएंगे तो माइनस लेना है, 5 - 8 दैट इज -3। C32, अब जब 32 की बात कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम चला गया, -5 -6 कितना हो गया -11, बट हम लिखेंगे क्या +11। सिमिलरली C33
हमें निकालना है 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 7। अब इसको मैं कोफैक्टर्स प्रॉपरली लिखूं, दैट कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कितना हो गया मेरे पास देखिए 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। अब ये आ गया कोफैक्टर, लेकिन हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे, क्या लिख रहा हूं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। ये आ गया है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आया था? 4, तो आप क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। ध्यान से देखिए, वापिस आ रहा हूं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आया? 1/4 इंटू 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7 इंटू बी। बी कितना है? 7 माइनस 5 12। यू कैन सी इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है एंड इसका ऑर्डर 3/1 है। दैट मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल है, दैट मीन्स दीज टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड। ये क्या हो जाएगा? आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 7 ज़ा 49 माइनस 5 माइनस 12 3 ज़ा 36 माइनस 19 इंटू 7 माइनस 133 19 7 ज़ा माइनस माइनस प्लस 5 11 इंटू 12 दैट इज 132। सिमिलरली माइनस 11 इंटू 7 दैट इज माइनस 77 माइनस माइनस प्लस 5 12 7 ज़ा 84। लेट्स कैलकुलेट। 1/4 49 माइनस 36 49 माइनस 36 कितना हो गया? ध्यान से देखिए या इजी करिए। माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 5 कितना हो गया? 41। 49 में से जब आप 41 को माइनस करेंगे क्या बच गया? 8। माइनस 132 प्लस 132 सॉरी माइनस 133 प्लस 132 कितना आया? -1। नाउ 5 माइनस 1 दैट इज 4। अब ध्यान से देखिए 84 प्लस 5 दैट इज 89। 89 माइनस 77 दैट इज 12। अब जब 4 को अंदर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 1 3। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? x की। x क्या था हमारे पास? x y z। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा पैटर्न है, जो कि आपको पूरा एज इट इज़ ही एग्जाम में करना होगा जब अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्टली आता है एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको ध्यान से लिखिए। थैंक यू सो मच।